स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IIT स्क्वायर बाय अभिषेक जैन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का सब फंक्शन पढ़ चुके थे, वन वन, मैनी वन और ऑन टू, इन टू, वो हम डिटेल में पढ़ चुके थे। उन पर कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे, है ना। चलिए, तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए कुछ नए टॉपिक्स हैं वो उठाते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला कराया था। चलिए पहले क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखिए आप अच्छे से। और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये क्या है, लीनियर है। दिख रहा है आपको, ये क्या है, 2x + 3। तो मैं लीनियर के लिए नोट लिखवाया था कि आपको कोई भी लीनियर हो तो वो आपका 1 1 निकलता है। आप चाहो तो एक दो वैल्यू पे चेक कर सकते हो, f(x1) = f(x2). तो कितना होगा, 2x1 + 3 = 2x2 + 3। तो 3 से 3 कट गया, तो बचा कितना, 2x1 = 2x2। तो 2 से 2 पे कट गया, तो क्या आ गया, x1 = x2। मतलब आप चेक कर सकते हो कि ये आपका 1 1 है, ठीक है। और अब मुझे चेक करना है, इसने बोला बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। इसने बोला इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, और IIT का आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो बहुत पहले आया था ये, ठीक है। इंजेक्टिव मतलब 1 1 तो होगा बट सर्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब इनटू होना चाहिए। तो चेक करते हैं वो कैसे चेक होगा। आप देख सकते हो कि यदि ये फंक्शन मेरा ये क्या दिया है, y = 2x + 3, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो आप इसमें कि मैं इसकी यदि रेंज की बात करूँ तो रेंज कैसे निकालोगे। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x = y - 3/2, ठीक है। अब आपको पता है ये जो y - 3/2 है, ये y की हर वैल्यू ले लेगा, रियल नंबर, ठीक है। मतलब कुछ भी ले लेगा भाई ये तो। या फिर आप ऐसे ही देख सकते थे यहीं से कि ये क्या है, और डिग्री पॉलिनोमियल है। और डिग्री पॉलिनोमियल है तो आप देख सकते थे इसकी जो रेंज की बात करूँ तो वो रियल नंबर निकल के आएगी। तो रियल नंबर आ रही है इसकी रेंज, और रेंज यदि इसकी आपकी रियल नंबर है, बट कोडोमेन इसमें क्या दिया था आपको, कोडोमेन आपको दिखा हुआ है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर रियल नंबर इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे। मतलब आपका रेंज ऑफ अ फंक्शन डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो कौन सा होगा, इनटू, मतलब 1 1 इनटू, मतलब इनटू मतलब सर्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा रुड़की में आया हुआ क्वेश्चन है, जब IIT रुड़की हमारा खुद का एग्ज़ाम करवाता था उस समय का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है, आपको क्या दिया, f(x) = x - 1, x - 2, x - 3, और आपको इसकी डोमेन दी हुई है कितना, इसकी डोमेन दी है रियल नंबर, एंड इसकी कोडोमेन दी है आपको रियल नंबर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे चेक करना है कि ये होगा क्या। तो बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने बोला आपको इस रियल नंबर में से मैं दो वैल्यूज़ ले लेता हूँ जिस पर चेक करता हूँ। तो एक बहुत सिंपल ले लेता हूँ, लेट रियल नंबर तो सब कुछ आ जाएगा। तो मैंने बोला एक वैल्यू 0 ले ली और एक 1 ले ली, इन दो वैल्यू पे चेक करता हूँ। तो f(0) देखिए, तो f(0) कितना हो जाएगा, जब 0 डाला तो कितना होगा, -1 इंटू -2 इंटू -3। तो आंसर कितना हो गया, -6। जब मैंने f(1) डाला तो कितना हो गया, ये f(1) डाला तो ये 0 हो गया, और बाकी सब वैसे ही 0 हो जाएंगे अपने आप। तो -6 और माइनस f(0) डज नॉट इक्वल्स टू f(1), मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि कैसे, f(x1) पे निकालो जनरल पे, f(x2) उस पर निकालते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होती। मैंने कहा कैलकुलेशन कम करने के लिए आप कोई भी दो वैल्यू पे, मैंने चेक किया रैंडमली, उस पर देखा कि वो वैल्यू सेम नहीं आ रही है, ठीक है। और किसी दो वैल्यू पे यदि सेम नहीं आए तो आप सोच सकते हो कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा। तो मैनी 1 होगा, ठीक है। चलो इस पर आते हैं बाद में। अब नेक्स्ट देखना है मुझे ऑन टू। तो ऑन टू होगा कि नहीं होगा, या फिर इन टू होगा, क्या होगा, तो वो देखना है मुझे। वो मैं कैसे देखूंगा, इस फंक्शन की रेंज की बात करूँ तो रेंज यदि आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, और जिसका कोफिशिएंट भी आपका मतलब 1 है। रेंज आप निकाल लेना, इसका रियल नंबर आएगा। तो रेंज इसके रियल नंबर है और कोडोमेन इसका रियल नंबर है। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया फिर, तो ये ऑन टू हो गया बट 1 1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 1 1 बट नॉट ऑन टू, गलत है। ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, मतलब ए वाला हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो एक्चुअली इसके ऑप्शंस यही वाले हैं जो ऊपर दिए हैं मैंने, ठीक है। यही लिखे हो 1 1 बट 1, ठीक है। तो mod x दिया हुआ है, तो mod x के लिए आप ऐसे सोच सकते हो, यदि आप mod x का ग्राफ देख लो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा पूरा फंक्शन के बारे में। कैसे, डोमेन इसने दी है आपको रियल नंबर, को डोमेन दिया है इसने पूरी रियल नंबर। तो यदि मैं 1 1 की बात करूँ तो 1 1 होने के लिए आप यहाँ पे ऐसी लाइन खींचोगे, तो क्या 1 1 है, नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे।
एक बार कट नहीं कर रहा है, एक से ज़्यादा बार कट रहा है, तो ये क्या हो गया, मैनी वन। ठीक है, अब मैनी वन हो गया। अब मेरे को कहना है 1 2 इंटू, तो 1 2 इंटू चेक करने के लिए क्या करोगे आप कि देख सकते हो आप इसकी यदि मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज इसकी क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, बट इसकी कोडों में दिया है इसने पूरा रियल नंबर, तो ये दोनों नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा मतलब ऑन टू भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, इन टू हो गया। तो मैनी वन इन टू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, दैट्स डी इज़ द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया है फंक्शन है आपको एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन, और दिया है कि एम की वैल्यू एन के इक्वल नहीं है, और डोमेन दी है इस फंक्शन की रियल नंबर, एंड कोडोमेन दी है इस फंक्शन की रियल नंबर। ठीक है, तो ऑब्जर्व कर सकते हो आप इसको कि इसमें मुझे कुछ चेक करना है वन वन, तो वन वन के लिए क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू करते हैं, तो कितना होगा एक्स वन माइनस एम अपॉन एक्स वन माइनस एन, ये कितना होगा एक्स टू माइनस एम अपॉन एक्स टू माइनस एन। तो अब तो समझ गया होगे, जब आप इसको कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, कंपोनेंट डिविडेंड लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा एक्स वन माइनस एम प्लस एक्स वन माइनस एन, और नीचे कितना होगा एक्स वन माइनस एम माइनस एक्स वन प्लस एन। ठीक है, इधर भी ऐसे ही कर दो तो कितना हो जाएगा एक्स टू माइनस एम प्लस एक्स टू माइनस एन, और नीचे कितना होगा एक्स टू माइनस एम माइनस एक्स टू प्लस एन, तो कितना हो गया एक्स वन से एक्स वन कट गया, और एक्स वन से एक्स वन कट गया, यहाँ एक्स टू से एक्स टू कट गया, तो इधर कितना आ गया, ऊपर आ गया 2x1 प्लस नहीं माइनस एम माइनस एन, और नीचे कितना आ गया एन माइनस एम, और इधर कितना हो जाएगा 2x2 माइनस एम माइनस एन अपॉन एन माइनस एम माइनस कट गया, और ये दोनों सब कट गए, बाद में 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना x1 इक्वल्स टू x2, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पहुँच गया, वन वन है। अब करना है मुझे चेक करना है कि ऑन टू इंटू में से क्या होगा, तो ऑन टू इंटू चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि कैसे सोचोगे, इसकी डोमेन तो आपको दी हुई है रियल नंबर, बट आप ऐसे सोचो कि यदि मैं बोलूँ इस फंक्शन की बाय एक्स माइनस एम एक्स माइनस एन, आप इसको एक्स को लिख लो बाय के फॉर्म में लिख लोगे, आप देखोगे वो भी कुछ ऐसे आएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो भी आएगा नीचे, तो आपको पता है कि यदि फंक्शन को डिफाइन होता है डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये रियल नंबर कभी भी नहीं देगा, रियल नंबर से जो भी आएगा रियल नंबर में से ये वैल्यू हटानी पड़ेगी, बट ये बोल रहा है कि रियल नंबर है, इट मीन्स दोनों बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो ये फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं होगा, ये क्या होगा इन टू होगा, तो आंसर क्या हो गया वन वन इन टू, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 5वां होगा। ठीक है, ये AAA 2003 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एफ फंक्शन है जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये फंक्शन ऐसा दिया हुआ है n to n। ठीक है, मतलब इसकी जो कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, मतलब इसकी डोमेन आपकी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी इसकी नेचुरल नंबर दी हुई है, और बोला जा रहा है कि ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है एफ ऑफ एन स्मॉल एन जब एन ऑड हो, और ये वाला फंक्शन होगा, और एफ एन इवन होगा तो ये वाला होगा। तो ऐसा सोचो, मैं आपको एक तरीका देता हूँ, जैसे मैंने बोला ये लेट से ए हो गया सेट, ये बी हो गया सेट। ठीक है, तो अब सोचिए जब मैं एन की वैल्यू, अब एन नेचुरल नंबर है, डोमेन में क्या है हमारा बोला है उसने नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो हम नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 इस टाइप से, जब 1 पुट करोगे तो एन ऑड है, 1 क्या है 1 ऑड है, तो ये वाला फंक्शन होगा, तो 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0, तो 1 यहाँ पुट किया तो ये 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने 2 पुट किया, तो 2 पुट किया तो ये कितना हो गया 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2/2 दैट मीन्स -1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2। ठीक है, क्लियर, ओके। ये ऐसा नहीं होगा, ये मतलब इसकी कोडोमेन नेचुरल नंबर नहीं होगी। ठीक है, ये एक्चुअली गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में 2 इंटीजर लिखा था, 2 इंटीजर मतलब सेट ऑफ नेचुरल, ये फंक्शन ऐसा था fn2i था। ठीक है, मैंने गड़बड़ किया है, यहाँ पे 2 था एक्चुअली, क्वेश्चन चेक कर लेना आपके पास होगा प्रीवियस ईयर वाला, उसमें देखेंगे आप, बट 2 था एक्चुअली। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इंटीजर आ रहा है, मतलब इसकी कोडोमेन जो है वो इंटीजर है, इसलिए 0 माइनस सब ले लेगा। अब 3 पुट करोगे आप तो ये वाला फंक्शन लेना है, तो 3 पे क्या हो रहा है 3 माइनस 1 मतलब 2/2 दैट मीन्स 1। तो देखो इसका मैचअप इसके साथ, इसका मैचअप इसके साथ, इसका मैचअप इसके साथ, ऐसे आप करते जाओगे हर वैल्यू पे, तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि हर फंक्शन
जैसे मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, तो हर एक का एक के साथ मैचिंग हो रही है, मतलब फंक्शन 1 1 है, ठीक है। और एक खास बात और क्या होगी इसकी, और अब और देखोगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे जितने भी होंगे, जितने भी यहाँ पे आएंगे, वो भी आपके सब एसोसिएटेड हो जाएंगे। एसोसिएटेड हो जाएंगे मतलब कि वो भी इंटीजर होंगे, सब एसोसिएट होंगे इसके साथ। या फिर मैं बोलूँ कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी सेट ए में, तो वो ऑन टू भी हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्योंकि एक भी खाली नहीं बचेगा इसमें, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हैं। सी इज़ द आंसर, ठीक है। चलिए फिर अपन कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको दिया हुआ है लेट ए जो सेट है वो दिया हुआ है ऐसा, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है आपको कि एक्स जो है सच दैट कि -1 से और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। वही सेट बी है, मतलब आपका ऐसा कुछ बोल रहा है कि फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा होगा वो कुछ इसमें -1 से 1 टू -1 से 1, मतलब यदि ये मैं सेट ए बोलता हूँ, इसको सेट बी बोलता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से हो रहा होगा, ठीक है। ऐसी मैपिंग आपको दी हुई है। तो बोला है कि आपको कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, आपको चेक करना है कि फ्रॉम ए टू बी में चेक करना है कि फाइंड वेदर इट इज़ बाइजेक्टिव और नॉट। तो बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1 ऑन टू। नॉन बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1 नहीं होना चाहिए, मतलब नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो क्या होगा, मतलब 1 1 इन टू, ठीक है। इसी बात को और क्या बोल सकते हैं अपन, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ठीक है, नॉन बाइजेक्टिव को ही, ठीक है। तो अब चेक करना है आपको, पहला मैं एफ एक्स चेक करता हूँ। एक्स ए वाला फंक्शन है आपको कुछ, एफ एक्स इक्वल्स टू पहला वाला, मैं एक करा देता हूँ, दो करा देता हूँ, चलो फिर आप बाकी कर लेना, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, आप चेक कर सकते हो इसको आप डिफाइन करना है। मॉड एक्स है तो मॉड एक्स के लिए हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं और -1 से 1 में ही देखना है आपको। तो लेट्स से ऐसा करता हूँ मैं, पहले ये मेरा एफ एक्स से रीडिफाइन करता हूँ इस फंक्शन को, लेट्स से रीडिफाइनिंग द फंक्शन। तो कैसे होगा, देखिए मैं बोलता हूँ जब आप एक्स आपको पता है ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, एक्स इक्वल्स टू एक्स लेस देन 0 ये करते थे अपन, और यहाँ पे अपन को -1 से जाना है। सिर्फ एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा तो कहाँ तक जाएगा, तो अपन एक काम कर सकते हैं, इंटरवल बना सकते हैं एक्स लेस देन 0, पहला तो एक्स लेस देन 0, ठीक है। ये वाला एक्स लेस देन 0 वो भी कहाँ तक जाएगा, बट -1 तक ही जाएगा, ठीक है। मुझे -1 लेना है तो इक्वल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि -1 पे इक्वल टू का साइन है। तो यदि मैं x लेस देन 0 लेता हूँ तो ये मॉड एक्स कैसे खुलेगा, -x की तरह, x ग्रेटर देन 0 होगा तो x की तरह खुलेगा, और ये 0 पे 0 हो जाएगा, यही होता है कहानी। तो समझ सकते हो, तो ये कितना हो गया, -x आ गया, और ये तो x ही था तो -x², ठीक है, क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं, 0 से जाएंगे हम, मतलब x ग्रेटर देन 0, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो ये क्या देगा आपको, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो मतलब आपका x जो है 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू नहीं लिया था तो यहाँ इक्वल्स टू ले लिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू ये दिस, तो x² आ गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, इसका ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ कैसे बनाओगे आप, देखो आप ऐसे सोचिए कि 0 से 1 में ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है ना वो आपका x² की तरफ जा रहा था, x² ऐसे बनता था, ठीक है। चलिए, और -1 से 0 में, -1 से 0 में ये -x² की तरह जाएगा, तो ये फंक्शन पूरा x² ऐसे बनता था, मतलब -x², ये होता है -x² का ग्राफ। बट उसने बोला है कि आपको सिर्फ किस में बनाना है, -1 से 0 के बीच में, तो यहाँ पे बनाना है आपको इस टाइप का। तो ये वाला पोर्शन लेना है इस वाले ग्राफ का, और ये वाला ग्राफ कौन सा था आपका, y=x², तो आपको उसका ये वाला पोर्शन ही लेना था, क्योंकि 0 से 1 में ही लेना था, ये वाला पोर्शन नहीं लेना था। तो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अभी बन गया, तो अब तो आप सोच ही सकते हो कि इस फंक्शन की मैं बात करूँ आपसे, तो ये फंक्शन आपका देखो, कोई भी लाइन खींचो एक ही बार कट कर रहा है, मतलब 1 1 है, ठीक है। चलिए, अब मुझे चेक करना है इसका ऑन टू है कि नहीं है। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो, एक बहुत सिंपल तरीका बताऊँ, जैसे आपको पता है ये फंक्शन क्या है, y=, एक है -x², एक है y=, x², और ये कब है, जब -1 और x के बीच में 0, तो मतलब यदि मैं बोलूँ x=-1 पे, तो ये कितना दे रहा है, -1 बाई -1 है, और यदि मैं बोलूँ x=1 पे, x=1 पे ये कितना दे रहा है, 1, मतलब -1 से 1 के बीच में ही इसकी रेंज लाने वाली है, मतलब ये वाला पॉइंट है -1 होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे 1 होगा, तो रेंज -1 से 1 है, कोडोमेन भी उतनी दी हुई है, दैट मीन्स ये ऑन टू भी है, तो ये 1 1 ऑन टू है, मतलब ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। ऐसे आप इसके लिए कर सकते हो, x³ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे ग्राफ बनता है सेम, तो वो सेम नेचर आएगा। sin πx का भी बनाओगे
इसी टाइप का नेचर बनेगा वो भी, क्योंकि आपको इसी में बनाना है -1 से 1 में, तो तीनों के तीनों ही आपके निकल के आ जाएंगे, दिखने में बाइजेक्टिव आएंगे तीनों के तीनों। ठीक है, क्योंकि साइन का आप जब ग्राफ बनाओगे ना तो एक्चुअली साइन का ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है, ऐसे बनता है। पर उसने बोला है कि आपको -1 से 1 में बनाना है, तो ये वाला पॉइंट आपका -π/2 होता है, ये वाला पॉइंट आपका π/2 होता है। तो π/2 वैल्यू कितनी होगी, 3.14 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 1.7352 से भी कम होगी, मतलब यहाँ कुछ होगा वैल्यू 1 और यहाँ पे -1। तो आप ग्राफ जब पकड़ोगे ना तो इतना सा ग्राफ बनेगा, मतलब ऐसे कुछ ग्राफ बन के आएगा, यूँ कुछ, बस। ठीक है, तो पता है ये साइन वाला है तो इसकी वैल्यू यहाँ तो -1 से 1, तो आपको ये तो दिख ही गया है कि रेंज जो है ना वो आपकी -1 से 1 में आने वाली है। और सॉरी, ये 1 होगा, ये -1 होगा। ठीक है, तो रेंज तो आपकी सेम आ गई। और रही बात 1 के लिए, तो ये लाइन खींच के देख लो आप, 1 भी हो गया, तो तीनों ही बाइजेक्टिव होंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है आपको, इसमें डोमेन है, ये आपकी इसकी कोडोमेन है। तो डोमेन आपको नेचुरल नंबर दिया हुआ है, कोडोमेन इंटीजर दिया हुआ है। बोला है कि फंक्शन आपका ऐसा दिया हुआ है f(x) = x - 1000। तो बोला f(x) क्या होगा, तो आप चेक कर सकते हो, बहुत सिंपल है कि एक बार f(x1) = f(x2) करिए, तो x कितना होगा, x1 - 1000 = x2 - 1000, मतलब 1000 कर जाएगा, x1 = x2 आ गया, मतलब ये 11 है, 11 है। अब मुझे चेक करना है कि इंटू 1 में से क्या होगा, तो चेक कर सकते हो इसको। यदि मैं बोलूँ ये लिखा हुआ है y = x - 1000, तो x = कितना हो जाएगा, y + 1000। तो y की यहाँ पे रेंज कुछ भी ले लेगा, y कुछ भी ले लेगा, तो y बिलोंगिंग टू R। और यहाँ पे दिया हुआ है इसने क्या दिया है कि आपको दिख रहा होगा एक्चुअली कि ये जो फंक्शन है इसकी कोडोमेन आपको दी हुई थी, कोडोमेन वो इंटीजर है, बट यहाँ पे रेंज कितनी आ रही है, रियल नंबर। दैट मीन्स ये रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो ये मतलब ऑन-टू नहीं होगा, ये क्या होगा, इन-टू होगा। तो 1 और इन-टू है, तो ऑप्शन कौन से मैच कर रहे हैं, नॉट 1 ये तो गलत हो गया, ऑन-टू ये गलत हो गया, तो ये दोनों ए एंड बी इज़ द आंसर, 1 भी है, इन-टू भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट फंक्शन f(R2R) बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = x + √x²। तो आप इसको ऐसे देखिए, आपको चेक करना है इंजेक्टिव सब्जेक्टिव वाइजेक्टिव वो कुछ भी नहीं है, ऐसा दिखना है। तो f(x) = दिया है आपको x + √x², तो आपको पता है √x² कैसे खुलता है, mod x की तरह। ठीक है, तो ये आंसर ये क्या होगा, x + mod x, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हो आप, रीडिफाइन कर लो, रीडिफाइन करना चाहते हो तो। ये आपका यहाँ पे डोमेन है, ये आपकी इसकी कोडोमेन है। ठीक है, चलिए तो फिर अपन एक काम कर सकते हैं, इस फंक्शन को इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। तो लेट्स से कि x प्लस, यदि मैं बोलूँ आपको कि x मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x > 0 लेता हूँ, तो > 0 लूँगा, या फिर > = 0 लेता हूँ, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव की तरफ खुलेगा, तो x + x, और x < 0 लूँगा तो ये वैल्यू नेगेटिव की तरफ खुलेगा, x - x। तो ये 2x है और ये 0 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, यदि मैं ग्राफ की बात करूँ तो x < 0 पे बनेगा क्या, बाई जीरो मतलब ये वाली लाइन, और x < 0 पे क्या बनेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो देख सकते हो आप कि मैं यदि यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, तो वो लाइन फंक्शन को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार नहीं कट रहा है, पूरी लाइन पे ही कट कर रहा है, मतलब ये पूरी नेगेटिव एक्सिस पे कई बार कट कर रहा है। तो ये 1 नहीं है, ये क्या हो गया आपका, मैनी 1। ठीक है, अब मुझे ऑन-टू इन-टू चेक करना है। तो ऑन-टू इन-टू चेक कैसे होता है कि आप देख सकते हो कि ये फंक्शन आपका एक्चुअली ऐसे सोच सकते हो आप इस फंक्शन के लिए कि इसका देखो कोडोमेन दिया है रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ रही बात। और इसका ग्राफ बन रहा है यूँ से लेके यूँ तक, मतलब मैं बोलूँगा बाई बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है, 0 भी ले रहा है, 0 भी ले रहा है, तो ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब आप समझो कि इसकी रेंज जो है ना वो आपकी आई है 0 से इन्फिनिटी, और इसका इसने बोला है कोडोमेन ही है, तो रेंज और कोडोमेन भी इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, मैनी 1 × तो कोडोमेन एंड रेंज इक्वल नहीं है, तो इसका मैनी 1 × आ गया, मैनी 1 × आ गया, मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ, बाइजेक्टिव नहीं हुआ। बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 ऑन-टू होना चाहिए। सब्जेक्टिव किसका नाम होता है, सिर्फ ऑन-टू का। इंजेक्टिव किसका होता है, 1 का। आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसको बोलोगे इसका डोमेन, ये इसका कोडोमेन। ठीक है, चलिए। तो ये एक्चुअली इस टाइप से दिया है आपको कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको बेस्ट तरीका क्या है, वन वन चेक करने का, एफ डैश एक्स निकालो, जो मेथड थर्ड बताया था आपको कि इनकेजिंग और डिकेजिंग फंक्शन से हम चेक कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, इसको जी मैंने किया है तो ये कितना हो गया 6x², ये कितना हो गया प्लस 12x प्लस 12। आप चेक कर लेना, मैंने लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो मैंने जो भी पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन थे उसको मैंने डिफरेंशिएशन वाला मेथड ही मतलब सही समझा, क्योंकि उसमें ज़्यादा माथा पच्ची नहीं है। इसमें करोगे तो कितना होगा ये cos x का माइनस sin x। ठीक है, और नेक्स्ट sin x का कितना होगा -4 cos x। ठीक है, तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसमें यदि आप चाहो तो इसको 6x² प्लस 12x प्लस 12, ये आ गया आपका ये एक टर्म, ये वाला मतलब, और ये कितना आ गया माइनस कॉमन ले लो तो -3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, तो मैं यदि इस फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो इसको आप यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 को बाहर निकाल दो तो x, और ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना? यहाँ पे माइनस था एक्चुअली क्वेश्चन में। ठीक है, तो माइनस ले लो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -2x। ठीक है, अब थोड़ा सा सही लगेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये कितना बन के आएगा, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बना लेना। तो कितना होगा, आएगा 6 टाइम्स ऑफ आई कैन से x - 1 का होल स्क्वायर। एक टर्म जब हम इसका -1 से इसके ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो +6 एक टर्म बच जाएगा, और ये जो बचा हुआ है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इतना आ गया आपका। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो लेट्स से जी एक्स एक फंक्शन है और एक फंक्शन है कुछ एच एक्स। तो मैं जी एक्स की बात करूँ तो रेंज ऑफ जी एक्स वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा। देखिए, ये स्क्वायर फंक्शन है, मतलब ये क्या है आपका x - 1 का होल स्क्वायर टाइप का है। तो ये आपको पता है मिनिमम वैल्यू ये 0 देगा, तो 0 × 6 कुछ नहीं, तो 6, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आएगा इसकी। ठीक है, जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, बाकी सब पे पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो वो उससे बड़ा ही रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 6 होगी, और बाकी इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले की बात करूँ तो ये 3 sin x प्लस 4 cos x है। तो ये आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि a sin x प्लस b cos x टाइप का होता है। तो इसका आपको डायरेक्ट याद होता है, ये होता है √a² प्लस b² से लेके √a² प्लस b² होता है। ठीक है, ये हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ था और अभी भी बताया था आपको जब लास्ट प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो मैं इसकी रेंज की बात करूँ, रेंज ऑफ एच एक्स की, वो कितना हो जाएगा -5 से 5। ठीक है, अब देखो, अब यदि मैं रेंज इसकी बात हो गई तो आप सोचोगे कि मैं रेंज ऑफ एफ डैश एक्स की बात करूँ, तो एफ डैश एक्स मतलब क्योंकि ये फंक्शन में से ये माइनस था, ऐसे कुछ था। तो अब यदि इन दोनों को आप यदि बात करो तो इन दोनों में से आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन लोगे तो ये मतलब इंटरसेक्शन इन द सेंस कि एक फंक्शन यदि ये है, एक फंक्शन ए है, तो ये एक्चुअली कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 6 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि -5 का इम्पैक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है। तो रेंज ऑफ एफ डैश एक्स लाई करेगा 1 से इन्फिनिटी में। तो आप समझ सकते हो कि 1 से इन्फिनिटी, यदि मैं बोलूँ इसके रूट्स जो भी है मुझे नहीं पता, बट ये 1 से इन्फिनिटी में जाएगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0। तो हमेशा ग्रेटर देन 0 मतलब ये बताएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये फंक्शन 1 होगा। ठीक है, चलिए, ये 1 आ गया। अब मैं इसकी बात करूँ कि ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो ऑन टू के लिए कैसे चेक करोगे आप इसको, तो आपको पता है एफ डैश एक्स की रेंज आ गई 1 to ∞, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको एफ डैश एक्स ही थोड़ा निकाल लेते हैं, हमको तो एफ एक्स की बात करनी है। तो एफ एक्स की जब बात करोगे आप, तो यदि 1 से इन्फिनिटी में आप देखोगे ना, तो 1 पे जो वैल्यू है वो एक जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, एक जाएगा -इन्फिनिटी की तरफ। तो इसकी पूरी डोमेन, या फिर आप ऐसे देख लो, ये जो फंक्शन है ये आपका क्या है, पोलिनोमियल है, ये फंक्शन आपका क्या है sin x cos x है। तो रेंज की जब आप बात करोगे तो फाइनली आपको रियल नंबर मिल जाएगी, दैट मीन्स -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, दैट मीन्स इसकी रियल रेंज भी आपकी रियल नंबर आ गई। तो ये फंक्शन 1 1 2 दोनों हो गया, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और यदि आपको थोड़ा भी डाउट है तो मैं बोलूँगा इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना लो, आपको अपने आप दिख जाएगा दोनों की चीज़ें। ठीक है, तो रेंज समझ में आ जाएगी आपको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इस पैटर्न क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन होते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं इसको। बोला है कि
एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन ए टाइप का दिया हुआ, ए दिया है कुछ, और फिर एफ आर टू आर है। पैरामीटर मुझे ए फाइंड करना है जिससे कि ये फंक्शन बन जाए। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड हैं, पहला मेथड बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जी अपॉन एच टाइप का होता है फंक्शन, या फिर एफ अपॉन जी है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हो, कैसे होता है बताओ, जी इंटू एफ डैश माइनस जी ऊपर जाता है एफ डैश माइनस एफ इंटू जी डैश, नीचे वाला जो भी है उसका स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये इसी टाइप का दिया हुआ है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लो आप। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ऊपर वाला पहुँचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट इस वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2x प्लस 3 माइनस ये सेम रहेगा। ठीक है, और ये वाला डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस 1, और नीचे वाले का जो भी था वो स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, चलिए तो इसका क्या होगा, सॉल्व करने पे आएगा, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। 2x स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए प्लस 3 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऑब्जर्व करिए कि एफ डैश एक्स में ऊपर जो फंक्शन बैठा हुआ है उसका लीडिंग कोफिशिएंट मतलब है क्वाड्रेटिक ही है, बट लीडिंग कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है, ए लेस देन 0 है। ठीक है, तो ए लेस देन 0 है, तो आपको पता है ये जो फंक्शन है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि इसका आप देखना डी निकालोगे डी लेस देन 0 आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बट ये ऊपर वाला है मेरा, ये नेगेटिव हो, मतलब ए नेगेटिव है। ठीक है, तो आप समझिए कि यदि ए पॉजिटिव है तो ऊपर वाले को भी पॉजिटिव बनाने के लिए उसका डी लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो डी यदि मैं इसका लेस देन 0 करूँ तो क्या मिलेगा आपको, कि ऐसे मिलेगा आपको 1 माइनस ए 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ 3 माइनस ए लेस देन 0। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको समझना चाहिए। तो ये वाली चीज़ आप देख सकते हो कि ये फंक्शन आपका डी लेस देन 0 है, तो इसका भी डी लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये फंक्शन पॉजिटिव बनेगी। तो इसका डी लेस देन 0 करोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल केम टू नो दिस ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 0। अब बताओ ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का भी लेस देन 0 होगा कभी, ये वैल्यू है स्क्वायर वैल्यू, उसमें प्लस 3 का भी लेस देन 0 नहीं होगा, मतलब ए बिलोंगिंग टू 5, मतलब किसी भी ए की वैल्यू के लिए ये फंक्शन वन नहीं होगा। दैट मीन्स नो वैल्यू ऑफ ए इज़ पॉसिबल। ठीक है, और एक तरीका ये था, दूसरा मेथड ये कर सकते थे जो मैंने आपको लास्ट एक क्वेश्चन कराया था एच पैटर्न का, कि यदि 1 बनाना है तो मैं 2 वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू एक्स, उसी की, क्योंकि ये तो आर है डोमेन, डोमेन से 2 वैल्यू कोई भी चूज़ कर ली, x इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू एक्स, तो 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, ए। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 0 ए आ जाएगा। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वही सेम रहेगा, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इन दोनों को इक्वल कर देना। आप इक्वल करोगे जब आप, तो आपको ए की एक वैल्यू नहीं आ रही होंगी, एक से ज़्यादा वैल्यूज आ रही होंगी। एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी मतलब वो फंक्शन वन नहीं हो रहा होगा, या फिर ए का पैरामीटर ही गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, देख लेना, चेक कर लेना आप। ठीक है, तो ये 2 मिनट मैंने आपको बता दी इस क्वेश्चन के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब पीएनसी। तो जिस बच्चे को पीएनसी का बेसिक नॉलेज है वो इसको अच्छी तरह समझ सकता है, और नहीं भी है तो फिर मैं कोशिश कराऊंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, बट मैं बोलूँगा पीएनसी का बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो क्या क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला केस 1, जैसे मैंने बोला एक सेट ए है, दूसरा सेट ए है। अब क्या किया कि सेट ए में मैंने ले लिए 4 एलिमेंट्स, और सेट बी में ले लिया मैंने 3 एलिमेंट्स ए बी सी। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं कि अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि सेट ए में एलिमेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू, यहाँ पे बोलो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए ज़्यादा है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी पे। तो इस बात को क्या बोलोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ, पहला केस है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ऐसा है। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि यदि मुझे इस फंक्शन की मैं बात करूं तो इस फंक्शन में टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, वो तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं लेक्चर नंबर 6 और फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, कितने होंगे आप समझ के देखिए।
कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइसेस हैं। इसके पास 3 चॉइस हैं कि ये इससे बन सकता है। बी के पास भी 3 चॉइस हैं। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करूँ तो वो कितना होगा 3 वन के नज़रिए से, 2 के नज़रिए से फिर 3 के नज़रिए से फिर 3 और 4 के नज़रिए से भी। तो टोटल 3⁴ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताया था। यदि मैं बोलता हूँ कि लेट एन ए है आपका m और एन बी है आपका n, तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि यदि मैं बोलूँ इसमें नंबर ऑफ़, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सेट ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स m है और सेट बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n है, तो टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन वो कितने आते हैं आपके, बताया था आपको n⁴ m। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया जनरल, मतलब कभी भी आपको यदि कन्फ्यूजन है तो आप जो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं उनका नंबर की पावर सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल होंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड जो टाइप अपन को सेकंड चीज़ पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड, इसी के अंदर केस 1 में ही, कि नंबर ऑफ वन फंक्शन या फिर इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इंजेक्शंस मतलब इंजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, इंजेक्शंस मतलब क्या हुआ, इंजेक्टिव फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे फंक्शंस। ठीक है, तो वो कितने होंगे वो देखेंगे आप ऐसे कि आप सोच के देखिए कि यदि इसमें से यदि ऐसी पेयरिंग है अपनी, केस 1 चल रहा है अभी, ठीक है, फिर केस 2 में भी अपन सब सारे पॉइंट्स देखेंगे। पहले केस 1 में आप ऐसे सोचिए कि आपको फॉर 1 की बात करूँ तो आप ऐसे सोचिए कि आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं इन सेट ए, ठीक है, एंड 3 चेयर्स हैं इन सेट बी। तो अब आपको क्या करना है कि आपको हर बच्चे को एक चेयर देना है। ठीक है, तो हर बच्चे को एक चेयर देना है तो कैसे पॉसिबल होगा फिर, क्योंकि आपको पता है 1 होने के लिए आपको क्या होना पड़ता है कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के, मतलब यहाँ पे मैं बोलूँ कि ए है ये बी है, तो 1 2 3 4 ए है ये बी है सी है। सोच के देखो, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट यदि इस चेयर पे बैठ गया तो दूसरा वाला बी में बैठ गया, तीसरा वाला सी में बैठ गया और फोर्थ वाले के लिए तो चेयर ही नहीं बची। मतलब क्या हुआ कि 1 फंक्शन होने के लिए आपके पास इसके पास एक चेयर और होनी चाहिए थी और जो कि नहीं है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे, दैट इज़ 0। क्लियर, क्योंकि 1 फंक्शन पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि 1 होना है तो आपको पता है हर किसी एलिमेंट्स का और दूसरे एलिमेंट्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि 4 को ये से जोड़ दो, नहीं, फिर 1 थोड़ा ना बचेगा फिर। ठीक है, फंक्शन जरूर होगा, बात सही है, बट 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 होने के लिए आपको एक चेयर होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो दैट मीन्स कि ऐसे समझिए कि 4 स्टूडेंट्स हैं और 3 चेयर हैं, तो 4 स्टूडेंट्स को 3 चेयर पे नहीं बिठाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है थर्ड इज़ नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने होंगे फिर, मैनी वन फंक्शन। तो आपको बताया था मैंने कि टोटल फंक्शन जो होते हैं, तो आपको पता है कि 1 फंक्शन जब 0 हो गए आपके तो मैनी वन फंक्शन कितने बचेंगे, मैनी फंक्शन कितने, टोटल फंक्शन में से आप 1 माइनस कर दो, 1 0 है, टोटल फंक्शन कितने हैं 3⁴। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर ऑन टू इनटू के बारे में भी देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, मैं यदि ऑन टू फंक्शन की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, इसको हम और क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शंस। सर्जेक्शन समझते हो कि सर्जेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, सर्जेक्शंस मतलब सर्जेक्टिव फंक्शंस। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका जो केस था वो क्या था कि सेट ए में एलिमेंट्स जो थे वो ज़्यादा थे आपके सेट बी में, ये हम फर्स्ट वाला चला रहे हैं अभी केस 1 में। ठीक है, मतलब यहाँ पे था 1 2 3 4, यहाँ पे था ए बी सी। अब आपको पता है कि यदि ऑन टू फंक्शन है तो आपको पता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं मतलब सेट बी में वो सब एसोसिएटेड हो जाने चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई खाली नहीं होना चाहिए। या फिर मैं बोलूँ ऑन टू फंक्शन मतलब कि रेंज जो है ना वो कोडोमेन के इक्वल हो जाने चाहिए। ठीक है, अब इसके कोडोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो आपके तीनों के तीनों एसोसिएटेड हो जाने चाहिए। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि कोई भी सेट बी में मतलब कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं बचना चाहिए। तो इसको लाइन ऑफ थिंकिंग ऐसे सोच सकते हो आप कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये समझिए कि आपके पास 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स इन सेट ए।
ठीक है, और 3 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट्स हैं सेट बी में, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे समझिए कि जैसे 4 हैं आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो ऑन टू के लिए कि आपको पता है कि ये सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हो जाने चाहिए, कोई भी मतलब बी का कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं बचना चाहिए, और ये फंक्शन है तो ये वाले भी कोई भी बिना खाली नहीं बचना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करो कि ग्रुपिंग कर सकते हो। आपने पीएनसी में ग्रुपिंग पढ़ी थी, यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे ग्रुपिंग कैसे करोगे आप। कि पहले वाले को मतलब पहला वाला जो बुक थी, पहली बुक, वो एक को दे दी, दूसरे को एक दे दी, तीसरे को एक दे दी। अब जो चौथी बची हुई है वो किसी भी एक को दे दी। तो मतलब कैसे करते हैं ग्रुपिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 4 फैक्टोरियल, मतलब टोटल कितने थे 4 फैक्टोरियल। अब यदि एक को 2 मिल गया तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट इंटू इंटू सॉरी 1/2, 1/2 क्यों, क्योंकि दो 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 में पेयरिंग हुई है तो ऐसे होगा 1/2 इसकी वजह से, 1/2 इसकी वजह से, क्योंकि पता नहीं ये जो आपने यहाँ पे बन दिया है, हो सकता था इसको बन दे देते थे, हो सकता था इसको बन दे देते थे, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्यों, टोटल कितने 3 थे, तो टोटल आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 ये हो गया, और ये कितना हो गया 3 इंटू 2, और ये कितना बचा 2 नीचे, और ये 2 और ये 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9 इंटू 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका ऑन टू कितने आ गया 18। तो इसको आप पीएनसी से ऐसे समझ सकते थे कि ऐसे समझिए आप नंबर ऑफ बेस टू डिस्ट्रीब्यूट, नंबर ऑफ बेस टू डिस्ट्रीब्यूट 4 बुक्स हैं एमोंग कितने स्टूडेंट हैं, एमोंग 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दैट ईच स्टूडेंट्स गेट्स एटलीस्ट 1 बुक, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर, तो ये ग्रुपिंग मैंने कर दी है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट वन इज आप समझ सकते हो बचा कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो इनटू फंक्शंस के लिए कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि टोटल फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑन टू प्लस इनटू से बनते हैं। तो इनटू कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल फंक्शंस माइनस ऑन टू फंक्शन, टोटल फंक्शन कितने हैं आपके 3⁴, उसमें से आप 18 माइनस कर दोगे, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन कितने हैं आपके 18, ठीक है। तो ये जितने होंगे वो आपके टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप, यदि पीएनसी का थोड़ा भी आपको नॉलेज है तो समझ गए होंगे, यदि नहीं है तो फिर मैं बोलूँगा कि पीएनसी जब एक बार आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप इसको देखेंगे, क्योंकि पीएनसी 11th का टॉपिक है और ये आपका 12th का टॉपिक है, तो आपको मैं ये मानता हूँ कि आपको पीएनसी आती होगी, ठीक है। तो ये पहला केस था जिसमें आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए ज़्यादा थे और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी कम थे। अब हम सेकंड केस बनाते हैं। तो केस 2 देखिए आप, इफ़ एन ए इक्वल्स टू एन बी, मतलब कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी दोनों ही सेम है, 1 2 3 ए बी सी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये फंक्शन है एफ, ठीक है। तो जो मैंने माना टोटल फंक्शन कितने होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला 3⁻3। सेकंड मैं आपको बोलूँ कि बोई वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था 1 फंक्शन के लिए, 1 फंक्शन के लिए आप ऐसे सोचिए कि आपको एक है, एक इसको दे दी, तो फिर मतलब पहले बच्चे के लिए, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि इसको ऐसे समझिए आप, जो लास्ट एग्जाम्पल दिया था 3 स्टूडेंट्स और 3 चेयर्स, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि आप ऐसे समझिए, जो आपको मतलब पीएनसी में एक टॉपिक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें आप ऐसे सोचिए कि एक फर्स्ट स्टूडेंट है, तो फर्स्ट स्टूडेंट कितने तरीके से बैठ सकता है, उसके पास 3 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाला बैठ गया है लेट्स से, तो सेकंड स्टूडेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, तो कितना हुआ 2 चॉइसेस हैं, और लास्ट थर्ड स्टूडेंट के लिए कितनी चॉइस हैं बैठने की, 1 चॉइस है। तो फाइनली टोटल जो 1 फंक्शंस में निकल के आएंगे, या फिर मैं बोलूँ टोटल 3 स्टूडेंट्स को 3 चेयर्स पर बैठने की कितना हुआ 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके लिए 3 थी, इसके लिए 2 थी, टोटल कितने हो जाएंगी 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 6 चॉइसेस हैं। या फिर ऐसा भी सोच सकते थे कि 1 के लिए 1 ए से मिल सकता है, 2 से बी से और सी से, तो कितना हुआ 3। अब 1 यदि मान लीजिए ए से हो गया है,
तो 2 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, बी और सी, 2, 3 और 2 5, 3, इसके लिए कितना हो गया, एक चॉइस है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, टोटल 6 चॉइस हो जाएंगे। ऐसे आप इसको सोच सकते थे। नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने आ जाएंगे आपके, दैट इज 6। अब नेक्स्ट थर्ड, जैसे मैं बोलूँ मैनी वन, तो मैनी वन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं होता है। क्यों नहीं करना होता है, अच्छा वन फंक्शन को आपको पता है, मैं यदि बोलूँ कि ये क्या है एक्चुअली, टोटल नंबर ऑफ सर्ज इंजेक्शंस हैं, इंजेक्शंस, वो जो आपको नाम दिए थे स्टैंडर्ड नाम्स, इंजेक्टिव फंक्शंस, इंजेक्शन मतलब इंजेक्टिव फंक्शंस। तो मैनी वन फंक्शन कितना हो जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, टोटल फंक्शन में से आप वन को माइनस कर दो। टोटल फंक्शन कितने हैं आपके, 3 - 3 - 6, तो 3 कितना होगा, 3 3 9 27, 27 - 6 दैट्स 21, ठीक है। अब फोर्थ निकालना है, फिर से टोटल नंबर ऑफ मतलब ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन दैट इज़, या फिर बोलो टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शंस, ये काफ़ी मतलब समझने लायक है, अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको आप समझने के लिए कुछ नहीं करिए, आप ऐसे सोच के चलिए कि 3 बुक्स हैं, लास्ट एग्जाम्पल दिया था, और 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो फिर कैसे सोचोगे कि 3 बुक्स को 3 बच्चों को देना है, तो इसके लिए क्या समझोगे आप, मैं लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट 3 बुक्स इनटू 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, सो दैट ईच स्टूडेंट शुड गेट एट लीस्ट 1 बुक, ठीक है। तो आपको पता है 3 स्टूडेंट हैं, 3 बुक्स हैं और 3 स्टूडेंट हैं, तो आपको एक एक को देना है, तो एटलीस्ट क्या वो एक ही मिलेगी, एग्जैक्टली एक होगी। तो मतलब पहले को देने का 3, दूसरे को 2, तीसरे का 1, तो आंसर 3 फैक्टोरियल, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं इसमें 5वां जो पूछूं, दैट इज़ आई कैन से, क्या बचा अपना, इंटू फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ इंटू फंक्शन कितने हो जाएंगे फिर, तो आप बोल सकते हो कितना, टोटल फंक्शन में से ऑन टू माइनस कर दो। टोटल कितने थे आपके, 3 - 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 27 - 6, तो आंसर विल बी 21, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंटू फंक्शन आपका कितने आ गए, 21, ठीक है। चलिए अब लास्ट केस बचा हुआ है, जब आपका सेट ए में एलिमेंट्स कम हो और सेट बी में एलिमेंट्स ज़्यादा हो। तो देखिए ये ऐसा है कुछ केस, लेट्स से मैंने बोला ये सेट ए है, ये आपका सेट बी है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिया, यहाँ पे लिया ABCD, ठीक है। तो अब जब कर सकते हो टोटल फंक्शन की बात करूँ, तो टोटल फंक्शन आपको बताया था, कुछ नहीं है, जो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं 4⁻3, या फिर ऐसे सोच सकते थे कि 1 के लिए 4 चॉइसेस, 2 के लिए 4 चॉइसेस, 3 के लिए 4 चॉइसेस, तो 4 × 4 × 4, दैट मीन्स 4 × 4 × 4, तो वो कितना हो गया, 4⁻3, तो आंसर जो भी होगा 1664, टोटल फंक्शन आ गया। सेकंड, अब इसको निकालना है अपने को क्या, 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन के लिए सोचोगे कैसे, कि जो बताया था 3 स्टूडेंट्स हैं और 4 चेयर्स हैं, तो कैसे हो जाएगा, तो सोचने वाली बात है एक्चुअली। कैसे सोचिए कि फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसके पास कितने बैठता, 4 तरीके से, वो 4 वेस हैं उसके पास बैठने के लिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला यदि 4 में से कहीं बैठ सकता है, ठीक है। और सेकंड स्टूडेंट की बात करूँ, तो सेकंड स्टूडेंट के लिए कितना वे हैं, 3 वेज हैं, क्योंकि एक बैठ चुका है तो 3 बचे हुए हैं। और थर्ड स्टूडेंट के लिए बात करूँ तो 2 में से एक कहीं पे बैठ सकता है वो, ठीक है, 2 वेज। तो फाइनली आप देख सकते हो कि 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शन, 1 फंक्शन को ये बोलते हैं सर्जेक्शंस। टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शंस कितने होंगे, वो होंगे आपके कितना, 4 × 3 × 2, दैट मीन्स 24, ठीक है। तो अब थर्ड वाला मैनी वन के लिए पूछूं, तो मैनी वन तो आप तुरंत निकाल लोगे, वो कितना होगा, 64 में से 24 माइनस कर, टोटल फंक्शन में से 1 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, अब आ जाएगा ऑन टू, ये इंजेक्शंस हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस हैं। ऑन टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शंस, क्योंकि सर्जेक्टिव फंक्शंस को ही हम ऑन टू बोलते हैं, सर्जेक्शंस, ठीक है। तो वो कितना होगा, तो ये थोड़ा समझना बहुत अच्छा है एक्चुअली। इसको ऐसे समझिए आप कि जो आपको एग्जांपल दिया था कि 3 बुक्स और 4 स्टूडेंट्स, तो कहानी कैसी है, कहानी ऐसी कुछ है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, डिस्ट्रीब्यूट 3 बुक्स इनटू 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, सो दैट ईच स्टूडेंट गेट्स एट लीस्ट 1 बुक, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा सोचिए, तो आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि जिस 3 बुक्स को आपको 4 स्टूडेंट्स को करना है,
तो आपको पता है यदि ऑन टू की बात करूँ, ऑन टू मतलब ए एलिमेंट्स कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, सब एसोसिएट हो जाने चाहिए। तो 3 स्टूडेंट्स को, 3 बुक्स को आप 4 स्टूडेंट कैसे बांटोगे, सोचो। ठीक है, तो अब दिमाग लगाइए। यदि मैं बोलूँ कि मतलब 3 स्टूडेंट्स, पहले को मैंने ए दे दिया, ए को मतलब दे दिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी, तो डी बच गया, तो ऑन टू तो होगा नहीं फिर। तो या फिर मैं बोलूँ पहले को मैंने बी दे दिया, दूसरे को सी, तीसरे का डी, ऑन टू मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड हो जाने चाहिए। फिर कैसे होगा फिर ये, तो इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू कितने हो जाएंगे, दैट मीन्स 0, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर तो बचाया इंटू, तो इंटू कितना होगा, टोटल फंक्शन में से आप ऑन टू माइनस कर दो, तो मतलब कितना होगा, 64 में से 0 माइनस किया तो 64 हो जाएंगे इंटू फंक्शंस। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी पे अपन। अच्छा, पहले कुछ नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो कुछ मैं आपको पहले नोट पॉइंट देता हूँ। नोट पॉइंट एक्चुअली जो वो है, वो आप डायरेक्ट वन फंक्शन और डायरेक्ट ऑन टू फंक्शन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यदि उसका यूज़ करोगे तो। ठीक है, और वन ऑन टू फंक्शन भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन भी यदि क्वेश्चन में पूछ ले तो वो भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है एक्चुअली। चलिए, यदि जिसको पीएनसी का नॉलेज नहीं था उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि मैंने बोला इफ़ सेट ए हैज एम एलिमेंट्स और सेट बी में है एन एलिमेंट्स और बोथ सेट्स आर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट समझ रहे हो क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, तो देन नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। नंबर ऑफ फंक्शन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जो ए है आपका, इसमें आपके कितने हैं एम एलिमेंट्स, इसमें एन एलिमेंट्स, तो क्या होगा नंबर ऑफ, इस ए वाला है एन, जितने भी हैं गिन लो इनको, उसकी पावर दिस एम। ठीक है, तो वो आपका टोटल फंक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नंबर ऑफ वन फंक्शन या फिर इंजेक्शंस, वो कितने हो गए। लेट से मैंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में एन है, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे फ्रॉम ए टू बी में। तो मैं मान के चलता हूँ पहले कि यदि m की वैल्यू n से बड़ी है, मतलब इस टाइप सा है कि ये था, लेट्स से इसमें 1 2 3 4 है, इसमें a b c है, इस टाइप से है, तो इसका 0 आंसर होगा। और यदि m की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू n है तो फिर क्या होगा, एन पी आर बताए आपको, परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला पता है कितना होता है, एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो वही लगा दोगे आप यहाँ पे, एन पी एम हो जाएगा, मतलब ए बड़ा था इसमें, मतलब क्योंकि एन बड़ा है या फिर उसके इक्वल है, तो इसको रख लो एन, लेट्स से मैंने बोला एन जो भी है, पी एन फैक्टोरियल, और पी है मतलब आप उसका क्या ले रहे हो, परम्यूटेशन ले रहे हो, तो फिर नीचे क्या होगा एन माइनस एम फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो इसको लगाओगे आप डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ मैनी वन निकाल लेंगे तो मैनी वन में कुछ दिक्कत ही नहीं है, आप यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसमें से आप ये वाले जो भी निकाले हो वो माइनस कर दो, वन फंक्शन मैनी वन निकल जाएगा। नंबर ऑफ ऑन टू निकालना है या फिर मैं उसको सर्जेक्शन बोलूँ तो सर्जेक्शन क्या होंगे, लेट्स से मैंने बोला कि एन ए आपका एम है, मतलब एन ए में एलिमेंट्स आपके एम एलिमेंट्स हैं और सेट बी में आपके एन एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑन टू आपको निकालना है, ऑन टू फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, यदि एम की वैल्यू एन से बड़ी है और 1 से भी बड़ी है, क्योंकि वो तो आपको पता है एन पी आर एन सी आर एन पी आर ये सब मतलब आपके मतलब इंटीजर के लिए डिफाइन होते हैं, तो ये 1 से बड़ा तो होना ही होना चाहिए। यदि 1 से बड़ा है और इससे भी ऐसा कुछ है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब का आर की वैल्यू 1 पुट करो, आर की वैल्यू 2 पुट करो, एन तक पुट करो, एन आपको यहाँ पे ये है। ठीक है, और एन माइनस आर माइनस 1 टू द पावर एन माइनस आर एन सी आर आर टू द पावर एम। ठीक है, क्लियर है, तो आप इसको लगाओगे और एम यहाँ पे आप ध्यान देना एम बड़ा है इस पर, ठीक है, एन से यहाँ पे उसके इक्वल है, और यदि एन बड़ा होगा एम से तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे 0। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको ग्रुपिंग तो आपको आती होगी, ग्रुपिंग लगा लोगे तो उससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, और इंटू फंक्शन निकाल लेंगे तो फिर इंटू के लिए कुछ दिक्कत ही नहीं है, बोलोगे टोटल फंक्शन जो आप निकाल चुके हो यहाँ पे उसमें से ऑन टू फंक्शन को माइनस कर देना, इंटू निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन 6th पॉइंट है, आपको नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन निकालने हैं, दैट इज बाइजेक्शंस निकालने हैं। बाइजेक्शंस निकालने हैं तो आपको पता है बाइजेक्शन कब निकलेंगे, जब दोनों ही ए में एंड बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो यहाँ देखो ए एंड बी आर फाइनाइट सेट एंड फंक्शन एफ ए टू बी इज अ बाइजेक्शंस, देन बाइजेक्शन मतलब वन ऑन टू,
तो ए एंड बी में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी आपका बाइजेक्शन पॉसिबल है। तो एन ए इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू एन मान लिया लेट्स से, तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितने पॉसिबल होंगे, दैट इज एन फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब जो आपको केस नंबर 2 बताया था, केस नंबर 2 में भी मैंने बोला था 3 एलिमेंट्स आपके हैं, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ 1112 फंक्शंस। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका कुछ, मैं बोल सकता हूँ नोट्स के फॉर्म में आपको दिखा दिया, जिससे आपको दिक्कत ना हो। यदि आपको पीएनसी का नॉलेज नहीं था तो, यदि नॉलेज है तो आप फिर अपने आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल भी लिख दिए थे कि भाई अपन इतनी चेयर्स को इतने स्टूडेंट्स में बांट रहे हैं, या फिर इतने स्टूडेंट्स को इतनी चेयर पर बैठा रहे हैं, या फिर इतनी बुक्स को इतने स्टूडेंट में दे रहे हैं, तो मैंने दोनों से आपको समझा दिया है, उससे आप समझ के होंगे तो आज कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन देखें, फाइंड नंबर ऑफ सर्जेक्शंस निकालना है आपको इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया है, एक्चुअली मैं बोलूँ यदि इसको मैं सेट ए बोलता हूँ, इसको मैं सेट बी बोलता हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 2। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे एन ए जो है आपका एन बी से बड़ा है। ठीक है, अब इसने बोला सर्जेक्शन निकालने, मतलब सर्जेक्शन मतलब ऑन टू निकालने हैं। अब अपन एक काम करते हैं, ऑन टू भी निकालेंगे बट पाँचों के पाँचों निकालते हैं। फर्स्ट टोटल फंक्शन कितने होंगे यहाँ पे, ये कितने हैं 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 16। सेकंड मैं आपसे पूछूं कि 1 1 फंक्शन कितने होंगे, तो 1 1 फंक्शन यदि आप फॉर्मूला से देखोगे तो फॉर्मूला से भी दिख जाएगा, और आप सोच भी सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल क्या दिया था वन वन समझाने के लिए, वन वन समझाने के लिए क्या एग्जाम्पल दिया था कि भाई स्टूडेंट्स और चेयर वाला एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब 4 स्टूडेंट्स हैं 2 चेयर में, तो नॉट पॉसिबल, दैट इज आंसर भी 0। थर्ड में बोलूँ आपको मैनी वन फंक्शन, तो आप कुछ नहीं करना है, टोटल फंक्शन में से 1 1 माइनस कर दो, 60 माइनस 0 16। फोर्थ में आपसे पूछूँ कि ऑन टू फंक्शन जो मेरे को यहाँ पे निकालना है, या फिर सर्जेक्शंस, तो सर्जेक्शन कैसे निकालोगे, एक तो आपको फॉर्मूला बता दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर लेना करने चाहो, और या फिर मैं आपको बोलूँ ग्रुपिंग कर सकते हो। ग्रुपिंग कैसे करोगे, 4 हैं आपको, ठीक है यहाँ पे 4, और ऐसे सोचिए, देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये आपका 1 2। तो ऑन टू समझाने के लिए मैंने आपको क्या एग्जांपल लिया था कि भाई आप ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ बेस, आपको नंबर ऑफ बेस देखना है कि 4 बुक्स हैं आपके पास, और स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 4 बुक्स को 2 स्टूडेंट्स से ऐसे बांटना है कि हर स्टूडेंट को कम से कम एक बुक मिल जाए। तो कैसे हो सकता है, एक तो ऐसा हो जाए कि एक स्टूडेंट को एक मिल जाए और दूसरे को 3 बुक्स मिल जाए, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट को 2 मिल जाए और दूसरे को भी 2 मिल जाए। फिर ऐसा हो सकता है कि इसको 3 1, वो तो सेम सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यही 2 पॉसिबल है, तो ये 2 पॉसिबल है, तो बस इनका ग्रुपिंग का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। तो ग्रुपिंग का फॉर्मूला लगाइए आप यहाँ पे, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे होगा, देखो इसके लिए जब आपने इस 4 को ऐसा किया कि पहले एक बच्चे को 1 दे दी, एक को 3 दे दी, तो कितना हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो होगा एक, और इसके साथ साथ दोनों में 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट एक ये वाला केस बनेगा, प्लस यदि आपने एक को 2 दी, दूसरे को भी 2 दी, तो ऐसा हो सकता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो ये हो गया, और 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक आएगा, और इंटू 2 फैक्टोरियल जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ऐसा हो जाए। तो ग्रुपिंग फॉर्मूला लगा दोगे आप, तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो जो भी आंसर आपका आएगा इन दोनों का सम, दैट विल बी योर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूँ, इसी में इंटू पूछूँ, तो इंटू के लिए कुछ नहीं करना है आपको, तो टोटल फंक्शन आए 16, उसमें से आप ये जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना, तो आपको नंबर ऑफ इंटू फंक्शन मिल जाएंगे। क्लियर। और ये तो मैंने ये वाला बता दिया ग्रुपिंग वाला, यदि ग्रुपिंग से नहीं है तो आपको जो आप लास्ट में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया ना लास्ट पेजेस पे, उससे भी आप कर सकते हो। कौन सा वाला मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये वाला जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला दिखाया था, इस फॉर्मूले से भी जा सकते हो, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से n माइनस r, इस टाइप से आपको जाना है। और मैं इसको इससे भी दिखाऊँ तो कैसे करेंगे, देखो आपको दिखाता हूँ मैं। अब आप सोचिए इस क्वेश्चन के लिए जो अपन ने अभी लिया है, इस क्वेश्चन के लिए m कितना है आपका 4, n कितना है आपका 2, यही है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने तो क्या करोगे, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से n कितना है 2 तक, नेक्स्ट माइनस 1 टू द पावर n माइनस r, n कितना है आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट NCR, तो 2CR, और R कितना है आपका, R अभी कुछ नहीं, R तो अपन वैल्यू बर्बेरी कराएंगे। फिर M कितना हो गया आपका, M कितना है आपका, अभी बताया मैंने आपको, ये 4 था, तो अब लगा दो। अब R की वैल्यू पहले 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट 2C1 और 1 टू द पावर
4 प्लस नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आर की वैल्यू 2 तक जाएंगे तो 2 माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 2, नेक्स्ट 2c2, आर की वैल्यू 2 टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, m कितना है 4। ठीक है, तो कर लीजिए इसको, सॉल्व करिए इसको आप, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो आपका जो मैंने आपको यहाँ से निकाला है ग्रुपिंग वाले से भी। ठीक है, तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आएंगे आपके। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो नंबर ऑफ इंटू आप आराम से निकाल सकते हो फिर। ठीक है, तो ये आंसर आपका आएगा, कर लोगे 14 आएगा, यहाँ से भी 14 ही आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इंटू कितने हो जाएंगे फिर 16 माइनस 14, दैट मीन्स 2 विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें भी कुछ खास नहीं करना है। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 7 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो आप बस सोच लेना, जो मैंने आपको टोटल फंक्शन के लिए बताया हुआ है उससे सोचिए। 1 के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था स्टूडेंट्स और चेयर वाला, और ऑन टू के लिए आपको क्या बताया था बुक्स और स्टूडेंट्स वाला, उसको आप लगाइए या फिर आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करिए, तो आपको सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, कर लेना, ये आपके ओर से छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं अपन फिर। नेक्स्ट कुछ इस टाइप से क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी देख लो आप। एक इस टाइप क्वेश्चन है, एक फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और आपको देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 4, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 7। तो यहाँ पे देख सकते हो कि n ये जो लेस देन है एन बी से, या फिर मैं बोलो m की वैल्यू n से छोटी है। टोटल फंक्शन तो आपको पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल फंक्शन तो क्या होगा, जो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उस टू द पावर दैट मीन्स 7 टू द पावर 4। क्लियर। नेक्स्ट अब वो बोलता है नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको पता है, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे ये क्या है, ये एक्स की वैल्यू होती है, मतलब 1 2 3 4 इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की ग्राफ कैसा होता है आपको पता है, ऐसा कुछ होता है। मैं आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक बोल चुका हूँ, इतने क्वेश्चन कराए हैं अभी तक। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए, तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा। तो ऑब्जर्व करोगे आप कि क्या पॉसिबिलिटी है आपकी, कि यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, 7, यहाँ पे कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कितने होंगे, 7c4, क्योंकि इसके लिए एक ए। ठीक है, और इंटू 1। और सिमिलरली जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बात करोगे तो 7c4 इंटू 1, क्योंकि उसके लिए ग्राफ कैसा होगा, वो A1 है, A2 है, A3 है, ये 4 एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग ऐसा डिक्रीज करना चाहिए वो ग्राफ। ठीक है, या फिर यहाँ नहीं बना रहा हूँ, यहाँ बनाता हूँ, तो यहाँ भी कैसे होगा कि आपका ग्राफ कुछ डिक्रीज करना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, ये पहले ऐसे, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। और नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन की बात करूँ तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे निकालोगे आप, खुद सोच के देखो कि कांस्टेंट फंक्शन के लिए ग्राफ कैसा होगा, 1 2 3 4 ऐसा होगा चाहिए, सेम अकॉर्ड एकदम। और सेम होगा तो सेम के लिए आप समझ सकते हो कि एक ही वैल्यू आएगी इसके करस्पॉन्डिंग। कितनी वैल्यू आएंगी, 7 में से एक ही वैल्यू के, मतलब x की कितनी भी वैल्यू ले लोगे उसके लिए एक ही वैल्यू होगी, तो आंसर विल बी 7c1। तो दिस विल बी आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7c1 कितना होता है, 7। 7c4 कितना होगा, आप सॉल्व कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट मीन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 कट गया, 3 फैक्टोरियल का 6 कट गया, तो कितना आ गया, 35 विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 35। इसका आंसर कितना होगा, 35। इसका आंसर कितना होगा, 7। और टोटल फंक्शन का आंसर कितना होगा, 7 टू द पावर 4। तो ये आप निकाल सकते हो कितना होगा, 49 इंटू 49, जो भी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता, कर लोगे आप। ठीक है, तो ये आपका मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ, मतलब मैं जो आपको टॉपिक का नाम आज पढ़ाया है कि भाई पीएनसी बेस्ड फंक्शन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपको पीएनसी का नॉलेज है तो आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आपको जो भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।